नमस्कार साथियों। इस जीवन का या आप कह सकते हो संपूर्ण जीवन का एक ही नियम है कि जिसको प्यास लगी है वो कुएं के पास जाता है। मतलब जहाँ जो देने वाला है लोग उसी के पास जाते हैं, जो दाता है उसकी ही कद्र होती है। शास्त्रों में पुराणों में भी देवताओं को माना गया है, क्योंकि हम देवताओं की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं या उचित कर्म करते हैं ताकि हमें कुछ मिल सके। इसलिए अगर कोई बड़ा है, ऊपर जा रहा है, तो उससे प्रेरणा लीजिए, उससे इंस्पिरेशन ले लीजिए, झलिए मत, आगे बढ़िए लाइफ में और देने वाले बनिए। जो पाना चाहते हैं उसको भी देना सीखना पड़ता है। इसीलिए तो शुक्र जो कुंडली में धन के कारक हैं, भोगों के कारक हैं, वो गुरु की राशि में उच्च के होते हैं, ज्ञान की राशि में उच्च के होते हैं, गिविंगनेस धन देने के बारे में जहाँ देने की राशि है उसमें उच्च के होते हैं। क्योंकि अगर आपको ये धन भी कमाना है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको धन देना कहाँ है, धन खर्च कहाँ पे करना है, समय खर्च कहाँ पे करना है। जो खर्च करना जानता है मिलता उसी को है। खैर, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये महीना, जो ग्रह नक्षत्र हैं वो आपके लिए क्या लेकर आए, चाहे वो आपका करियर है, जॉब है, पढ़ाई लिखाई है, बिजनेस है, काम धंधा है, या फिर स्वास्थ्य है, प्रेम जीवन है, बच्चे हैं और आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, प्रेमी प्रेमिका, ये सब कुछ देखने वाले हैं। स्टॉक मार्केट है, अब्रॉड जाना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। तो आप जैसे ही नज़र देखते हैं गोचर कुंडली पर, ये धनु राशि चंद्र राशि पर आधारित कार्यक्रम है, लग्न वाले भी इसको देख सकते हैं और गोचर पर आधारित है। दो तरह की कुंडलियां होती हैं आपकी, एक जन्मपत्री जहां आपका लग्न चार्ट, नवमांश चार्ट, दशमांश चार्ट, आपका प्रारब्ध। धनु राशि वाले तो करोड़ों लोग हैं ना, कोई करोड़पति अरबपति और किसी के पास उतना नहीं है, तो उसका कारण गोचर नहीं है जिस पे हम बात करें, उसका आपका प्रारब्ध है। पर हम बात कर रहे हैं गोचर पर, डायनामिक एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ज्योतिष में हम जो कह रहे हैं वो हो क्यों नहीं रहा है, आप ज्योतिष सीखना शुरू कीजिए थोड़ा थोड़ा और अपनी राशि से, अपने से ही शुरुआत कीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि अपने नक्षत्र के बारे में, अपनी राशि के बारे में आप जाके देखिए तो आपको समझ में, आपके ग्रहों के बारे में, किस भाव में कौन सा बैठा है, तो आपको पता लग जाएगा कि ज्योतिष कहाँ तक है। अब देखिए, आप देखोगे पहला भाव, ये दूसरा, ये तीसरा। अब तीसरे भाव में शनि मंगल बैठे हैं आपके। बहुत इंपॉर्टेंट है शनि मंगल का योग, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो है, उसे भी आप देख सकते हैं, उसमें ज़्यादा डिटेल में हो पाएगा। और चौथे भाव में शुक्र उच्च के हो रहे हैं, ये अच्छी बात हो रही है। पर साथ में कौन है? बुध है, राहु है और सूर्य है। सूर्य 13 तारीख तक की हैं, बुध नीच के हैं इसमें और पहले यहाँ जाएंगे, फिर वक्री होंगे इस महीना। तो बुध का कुछ गोचर इस तरह से रहेगा। पंचम भाव में गुरु है, पंचम में गुरु अति शुभ कहा गया है, तो पंचम का गुरु तो आपके लिए अच्छा है। राहु और सूर्य का यहाँ पे बहुत बढ़िया नहीं है, शुक्र का यहाँ पे उच्च का होना बढ़िया है। छठा, सातवां, आठवां, नौवां भाव खाली है, रिक्त है ना। और ये जो दसम भाव है, जो करियर का है, जो आपके शक्ति का भी है, सिद्धि का भी है, जो आपकी समाज में एक स्थिति है, आपके फेम का, नाम का भी है, वहां पर केतु बैठा हुआ है। 11 और 12 ये है। तो अब ये क्या ग्रह कह रहे हैं, हमसे क्या कराना चाहते हैं। अगर हम वो करेंगे तो हमारे लिए काम करेगा, अदरवाइज एक ही कुंडली में अगर आप वो काम कर रहे हैं जो ग्रह कहीं दिखा रहे हैं तो उसमें आपकी सक्सेस मिलने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप एंटी डेस्टिनी जा रहे हैं, आपके जीवन में लिखा है आपको बाहर जाके, विदेश जाके ज़्यादा सफलता मिलेगी और आप कोशिश कर रहे हो कि आप घर में ही रहें, तो ये दो चीज़ें कहता है। या तो डेस्टिनी यही है कि घर में रह के परेशान रहना है, या फिर आप उस रास्ते को चुने जो ग्रह दिखा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले चौथे भाव में आप देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही बहुत ग्रह आ गए हैं। तो पहले देखना पड़ेगा ये सारे ग्रह कर क्या रहे हैं। एक काम तो ये 100% कर रहे हैं आपका, कि आपको अपने जन्म स्थान से दूर ले जाना चाहते हैं, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालना चाहते हैं। आप कहीं फंसे हुए हो, आप वहाँ से निकलना इसलिए नहीं चाहते कि कहीं ना कहीं कोई क्या कहेगा या दुनिया क्या कहेगी, कहीं रिस्क तो नहीं है, इस तरह की कुछ है। पर वो रिस्क आपको लेना पड़ेगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे कि जब पक्षी बड़े हो जाते हैं, उसके बच्चे तो उसको धक्का दे देता है घर से, ताकि वो उड़ना सीखे, नहीं तो वो तो उड़ने का नाम ही ना ले। उसको कभी भरोसा ही नहीं होगा कि मैं भी उड़ सकता हूँ। वो तो कभी उड़ा नहीं है, उसे तो यही लगेगा कि भाई मम्मी ही उड़ सकती है, पापा ही उड़ सकता है, अब उड़ के आए और खाना दे, वो क्यों उड़े।
उससे तो आता ही नहीं है, बात भी सही है, पर फिर भी पक्षी क्या करता है, धक्का दे देता है उसको, ताकि वो नीचे गिरेगा, मजबूरी होगी, पंख खोलेगा तो उड़ेगा, और अक्सर उड़ ही जाता है। ऐसे ही बाज जो होता है उसकी एक उम्र के बाद ना नाखून खराब हो जाते हैं, चोंच खराब हो जाती है, तो अब नाखून और चोंच खराब हुए तो खाना ही नहीं खा सकता है ना, मर जाएगा जल्दी। तो फिर बाज को समझ में आ जाता है, बहुत ऊपर जाता है, अपने अपनी अपने जो नाखून है, अपनी जो चोंच, अपने आपको घायल कर लेता है, धीरे धीरे तोड़ फोड़ देता है उनको, और उससे फिर उसके ना नाखून और चोंच आते हैं फिर से नए, और फिर वो और कई साल जीता है। तो ये एक तरह से कष्ट हुआ है ना, एक तरह से रिस्क लिया उसने जीवन का, मरते मरते बचा, पर यही एक रास्ता है। तो कुछ बड़ा आपकी लाइफ में हो सकता है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, आपको कुछ बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है, और वो बड़ा निर्णय आपको भाग्य की तरफ ले जाता है। हर किसी के में ये साहस नहीं होता, इसीलिए जब ग्रह आते तो हर किसी के जीवन में भी परिवर्तन नहीं होता है। उसे पता तो होता है कि हम ये करें तो कुछ बदला जा सकता है, पर वो नहीं करेगा तो परिवर्तन भी नहीं होगा। पर हाँ, अगर ऐसा करता है तो कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में दिखा रहा है। वैसे योगों को देखा जाए तो शुक्र उच्च के हो रहे हैं चौथे भाव में, घर जमीन का सुख आपको मिल सकता है, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। सूर्य राहु ऑथोरिटी और बॉस के साथ आपको थोड़ा बना के रखना है। अब देखिए ग्रहण पड़ने वाला 8 तारीख के आसपास, 13 तारीख तक का जो समय है बहुत बढ़िया नहीं है, कोई बड़ा डिसीजन 13 तारीख के बाद ही आपको लेना है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो शुक्र हैं वो 11वें भाव के स्वामी हैं और आपके चौथे भाव में आ रहे हैं, छठे भाव के स्वामी हैं, चौथे भाव में आ रहे हैं, माता के साथ, मित्रों के साथ कुछ मनमुटाव होने के चांसेस बनते हैं, खास करके 2, 10, 19 और 29 तारीख को। 2 तारीख को जो शुक्र हैं वो कौन से नक्षत्र में रहने वाले हैं, पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो पूर्व आषाढ़ा जो नक्षत्र होता है थोड़ा बहुत ज़्यादा तेज़ बोलने का होता है, कहीं ना कहीं पूर्व आषाढ़ा वक्तत्व, तो बोलने का तरीका थोड़ा आपका रफ हो सकता है, और उसकी वजह से फैमिली में कुछ झगड़ा वगैरह हो सकता है। बिजनेस की जगह भी आपको थोड़ा सा प्रिय बोलने की कोशिश करनी है। 10 तारीख को जो शुक्र हैं वो आपके भरणी नक्षत्र हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में जा सकते हैं किसी चीज़ के। प्यार मोहब्बत में भी हमको ना थोड़ा बैलेंस रखने की कोशिश करनी है, कहीं हम किसी को एक्सट्रीम में तो नहीं जा रहे किसी चीज़ के, अगर रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसी तरह से 19 तारीख की अगर बात करें तो 19 तारीख को जो शुक्र हैं, जो प्रेम के देवता हैं, वो धन के देवता हैं, वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है। मतलब आपको धैर्य से काम लेना है और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, साहस दिखाना है, पर जल्दबाजी नहीं दिखानी है, तो आपको धन का लाभ भी रहेगा, रिश्ते भी आपके बढ़िया रहेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से जब 29 तारीख आएगी तो फिर से जो कौन सा नक्षत्र आ रहा है, पूर्व आषाढ़ा, वाणी का विशेष ख्याल रखना है, सबको साथ में लेके चलना है, धन के लिए भी और रिश्तों के लिए भी। जहाँ तक बिजनेस की बात है तो या व्यापार की बात है तो चैलेंजिंग महीना है ये। चैलेंजिंग मतलब यहाँ पर कुछ सुधार की आवश्यकता है, यहाँ पर कुछ बदलाव की आवश्यकता है। जो जैसे चल रहा है अगर वैसे ही चलने दिया तो कुछ दिक्कतें आपको रह सकती हैं, खास करके 8, 17 और 27 तारीख को कार्य में, जॉब में, बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। 8 तारीख को जो रेवती नक्षत्र, कोई लॉस हो सकता है, कोई खर्चा हो सकता है, सडन खर्चा आ सकता है, कोई यात्रा आ सकती है, किसी चीज़ के खोने का डर भी बना हुआ है। 17 तारीख की बात करें तो आश्लेषा नक्षत्र में बुध रहने वाले हैं, बुध का खुद का ही नक्षत्र है, पर यहाँ आपको कुछ छोड़ना पड़ सकता है। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे, ये तो कहावत है ही, पर एक ये भी कहावत है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। एग्जाम में पास होना है तो भैया नींद को थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, आलस्य को थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ तभी पाओगे जब आप उसमें रस होगा आपको। इसीलिए बोलते हैं ना, रस बड़े काम की चीज़ है। अगर कुछ बनना है, बनना तो हर कोई चाहता है और प्रयास भी करता है, हर कोई मेहनत कर रहा है, पर उस रास्ते में रस नहीं है तो वो मेहनत हो नहीं पाती जो होनी चाहिए। एक तो ये है। दूसरा ये है कि किसी भी चीज़ को बांधना नहीं है। आप जिस चीज़ से बांध रहे हो ना, आप उससे बंध रहे हो उल्टा। जैसे कि अगर आपके पास 2-3 घर हैं, बाय चांस हैं, तो आपको तो लग रहा है मेरे घर हैं, पर वो आपका बंधन भी है, उस घर में कुछ होगा तो आप फंस जाओगे, आपको दुख होगा। इसीलिए चीज़ों से बंधो मत, चीज़ों को ऑन करो पर उनसे बंधो मत, प्रेम करो पर मोह में मत फंसो, ये सिखाना चाहता है आश्लेषा नक्षत्र। इसलिए स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से चीज़ों को देखना सही रहेगा। इस तारीख को, 17 तारीख को, अगर हम 27 की बात करें तो ज्येष्ठ नक्षत्र, जलन से बचना है, बड़ों की रेस्पेक्ट करना है, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलेगी, ज़्यादा प्रयास आपको करना पड़ेगा। बिजनेस में, व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव इस दिन रह सकते हैं। ज्येष्ठ मतलब बड़ा, जो जिम्मेदारी उठाए, जो जिम्मेदारी उठाने का मतलब
सिर्फ किसी चीज़ को पाना नहीं होता। जैसे हम सोचते हैं बड़े हैं तो उसे राजगद्दी मिलेगी, जितनी बड़ी राजगद्दी उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे ज़्यादा उसकी जिम्मेदारी, सब कुछ उसके ऊपर आ जाता है। तो वो बनना पड़ेगा आपको, क्योंकि बुध कहाँ जा रहे हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र में आए, जो इंद्र का नक्षत्र है। जो अगर ऐसा आप बनते हैं तो आपको फिर पद प्रतिष्ठा सम्मान आदि दे सकता है। इस तरह की कार्य और बिजनेस में इस तरह की बंदी, यही सिचुएशन आपके रिश्तों में भी है। मतलब इन तारीख को रिश्तों में भी आपका उतार चढ़ाव रह सकता है। रिश्तों के मामले में एक ईगो और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का आ जाता है। मन में थोड़ी अशांति भी थोड़ी सी रहेगी। आप जो चाह रहे थे ना अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से, अपने पति से, अपने पति से, उसमें थोड़ी सी कमी रह सकती है। तो संयम बना के रखना है। जो है, अगर कुछ है तो उसके बारे में ग्रेटिट्यूड भी रखना है। जो नहीं है वो तो चलो ठीक है। यही स्थिति काम के क्षेत्र पर भी दिखा रहा है। ऐसा हो सकता है कि अनावश्यक रीजन से, मतलब आपके पास है तो सही, पर अनावश्यक रीजन किसी और के पास आपसे ज़्यादा, इसलिए आप परेशान रह सकते हैं। तो उस चीज़ों को आप ध्यान में रखें और गणेश जी की पूजा अवश्य करते रहें। कार्य के मामले में फिर महीना ठीक जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। अब ये तो आ गया शादी के मामले। अगर प्यार की बात करें तो वहां भी ख्याल रखना है। प्यार का जो घर होता है वो पंचम भाव होता है। पढ़ाई लिखाई का जो भाव होता है वो भी पंचम होता है आपका। और ये दूरदृष्टि, मतलब दूरदृष्टि का मतलब होता है कि आप लंबी सोच सकते हैं। आपकी जो प्लानिंग, आपका जो विजन है, जैसे बाज ऊपर जाता है दूर तक की देख लेता है, वो जो चीज होती है, वहां शनि आ गए, उसको थोड़ा सा, उसके ऊपर एक शनि क्या है, एक अंधकार है। एक अंधकार मतलब ना दिखना आगे का। राहु केतु का है, धुआं है, तो शनिवत राहु आपने सुना होगा इस तरह। तो वहां पर भी थोड़ा सा एक इल्यूजन, करना क्या है भविष्य में जाके, इसका एक इल्यूजन आपके पास रह सकता है। पर रिजल्ट क्या है, पराक्रम, मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क, हार नहीं मानना, पॉजिटिव रहना, निराश नहीं होना। क्योंकि शनि मंगल का मतलब यह कि व्यक्ति को कोई बड़ा डिसीजन लेना होगा। बड़ा डिसीजन लेने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, पर वो डिसीजन आपके लिए अच्छा होगा, बढ़िया होगा। और इसमें आपको ख्याल क्या रखना है, अपने साथ वालों के साथ, भाई बहनों के साथ रिश्तों को बिगाड़ना नहीं है। सही डिसीजन है तो डिसीजन जरूर लें, पर किसी को बेइज्जती करके, किसी के प्रति कुछ मन में ऐसी भावना लाके, अपने से छोटों के साथ कुछ आप कह सकते हो भाई छोटा है तो क्या कर लेगा, इस तरह की तो उसके साथ कैसा भी व्यवहार करके नहीं करना है। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजे डार, जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवार। हर एक का एक अपना काम है। पैरों का अपना एक रोल है, दिमाग का एक अपना रोल है। आप सब भैया दिमाग तो श्रेष्ठ है, हो भी सकता है, पर क्या बिना पैरों के दिमाग चल भी पाएगा, कहीं कुछ कर भी पाएगा? हाथों के काम कैसे करोगे? मन में इच्छा आएगी तो चलने के लिए तो कर्मेंद्रिय की आवश्यकता होगी, दिमाग बुद्धि भी साथ देगी, तब भी आपको हर चीज़ की आवश्यकता, हर चीज़ की अपने एक इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ का एक अपना स्थान है और वो अपने आप में परफेक्ट है। इसके बाद ये शनि मंगल का योग वैसे कौन कौन से, दसम क्या द्वितीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में, फैमिली में थोड़ा उतार चढ़ाव, धन के लिए थोड़ा यात्रा ट्रैवल, ये सब आपको रह सकता है। और मंगल कौन कौन से हैं, 12वें भाव का स्वामी तृतीय भाव में आ रहा है। आपका प्रयास हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत विफल हो, आपके छोटे भाई की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आए। हाँ, एजुकेशन के हिसाब से बढ़िया, एजुकेशन में एफर्ट तो करना पड़ेगा, हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, पर वहाँ फिर भी ठीक आ रहा है। और संतान के मामले में भी कहीं ना कहीं ये जो है पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। शनि और मंगल का योग हो गया आपका, शनि और मंगल। धन, अगर आपका धन का संबंध वाणी से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है, विदेश से जुड़ा है, तो आपके लिए ठीक रह सकता है। अदरवाइज थोड़ा सा टफ ही महीना आप इसको कहोगे। भाग्य की बात करें तो 13 तारीख के बाद भाग्य थोड़ा सा बेटर होगा। 13 तारीख तक हम बहुत ज़्यादा भाग्य से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य ग्रहण जो आपके भाग्येश हैं वो पड़ने वाला है, चौथे भाव में पड़ रहा है। तो माता मन की शांति का ध्यान रखें, भगवान शिव की पूजा करें, रुद्राभिषेक करें, आपके लिए बहुत ये रेमेडी, अच्छी रेमेडी जो है इस महीने रह सकती है। तो हमने लगभग सारे ग्रहों को देख लिया। केतु की हम बात कर चुके हैं, केतु की भाई कार्य में मन न लगना, ये सब। राहु की बात भी हमने कर लिया कि आप चाहेंगे तो बहुत घर में पीस रहे, वैसा रह नहीं पाएगा, तो उसमें हमको विचलित नहीं होना है। अब बढ़ जाते हैं थोड़ा सा जो मुहूर्त है उसकी तरफ। वैसे तो 13 तारीख तक कोई बहुत ज़्यादा शुभ मुहूर्त नहीं है, पर फिर भी शादी विवाह के लिए 18, 19, 20, 21, 22 ये ठीक है, आप ले सकते हो। मुंडन के लिए 5, 15, और गृह प्रवेश या घर से संबंधित कोई घर बना लिया, गृह पूजा वगैरह, इस महीने कोई मुहूर्त नहीं है। नामकरण की बात करें तो 3, 4, 5, 12, 21, 24, 26 ये कुछ मुहूर्त आप ले सकते हैं। विद्या आरंभ की बात करें तो 5, 12, 14, 17, 18, 19। व्हीकल से संबंधित कोई काम है तो 4, 5, 12, 15, 21, 24, 26 ये कुछ ठीक ठाक मुहूर्त हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम है तो आप 17, 18, 19, 24, 28 ये सब
काउंट कर सकते हैं। ऐसे ही ओवरऑल अगर महीने की बात करें तो आप 15, 16, 21, 25, 26, 28, 17, माफ़ कीजिएगा 17 नहीं, 16 और 12 ये जो तारीखें हैं किसी हद तक शुभ हैं। अब इसमें भी आपको अगर बहुत है किस समय से किस समय तक, तो मैं कोशिश करूंगा कि शायद मुहूर्त के ऊपर अलग से वीडियो बना जाए। इसको ज़्यादा बड़ा करेंगे तो लोगों को थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, तो उसके बारे में लिखिएगा कि हाँ अगर आप चाहते हैं तो हम अलग से वीडियो बना सकते हैं, थोड़ा डिटेल में मुहूर्त के बारे में बताएंगे। 9 तारीख से नवरात्रि है, त्योहारों पे आ जाते हैं। चैत्र के नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो 9 तारीख को माता शैलपुत्री, 10 तारीख को माता ब्रह्मचारिणी, 13 तारीख को माता चंद्रघंटा और 12 तारीख को माता कुष्मांडा, 13 तारीख को माता स्कंद माता, 14 को माता कात्यायनी, 15 को माता कालरात्रि, 16 को महागौरी और 17 को सिद्धिदात्री जो माता हैं उनका एक तरह से पूजा है, पाठ है। लास्ट डे है ये नवदुर्गे का, और इसी दिन जो है रामनवमी भी है आपकी 17 तारीख को। 10 तारीख को जो छेती चंद्र हैं उनकी बहुत बड़ा त्यौहार है। इसके साथ साथ 13 तारीख को बैसाखी, 14 को अम्बेडकर जयंती और 23 तारीख को हनुमान जयंती है। इसके बाद बढ़ जाते हैं हम तो जो फास्ट हैं, हमारे जो व्रत हैं, व्रत मतलब संयम, मन पर संयम, इंद्रियों पर संयम, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अहंकार, इन पर संयम, इन पे संयम से ही सुख आता है। समता जो है योग की परिभाषा है, और योग से ही शांति मिल सकती है, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो फास्ट का मतलब अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं है, संयम, समझना, उसका ज्ञान प्राप्त करना कि भाई अगर आप भोग की तरफ जाओगे तो भोग शुरू में मीठा और बाद में जहर की तरह ही होता है, और संयम शुरू में कड़वा और बाद में अमृत की तरह होता है। इसकी समझदारी भी है। खैर 8 तारीख को अमावस्या है, चैत्र अमावस्या है। 5 और 19 को हमारी एकादशी है। 5 को पाप मोचनी और 19 को कामाधा एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः। 23 तारीख को चैत्र पूर्णिमा है। प्रदोष जो व्रत है वो आपका 2 और 21 का है। 7 की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि है, भगवान शिव जो कि संहारक हैं और भगवान विष्णु जो कि पालन करता है। संहार भी जरूरी है क्रिएशन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, और सिक्योरिटी को जब पालन करना है उसके लिए भी संहार जरूरी है। ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जब ईश्वर परमात्मा जो परम तत्व है वो सस्टेनेंस का काम करता है तो उसी को हम भगवान विष्णु बोल देते हैं। जब क्रिएटिव का काम करता है तो हम नारायण, जब क्रिएशन का हो तो ब्रह्मा, सूर्य, इन सब सूर्य में तीनों हैं। और जब वो किसी चीज़ को, जिस चीज़ का हटना ठीक है, अज्ञान का हटना ठीक है ना, इन सब का जो काम क्रोध लोभ मोह उसका विनाश भी आवश्यक है। ये जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है जो आवश्यक है उसका विनाश होना जरूरी है क्रिएशन के लिए, उसको महादेव बोल देते हैं, शिव बोल देते हैं। तो ये भगवान के ही रूप हैं। इसके बाद आपका 26 की संकष्टी है और 13 तारीख की मेषा संक्रांति है। जो सूर्य का परिवर्तन हो रहा है जो है 13 तारीख को हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर आएंगे, इसलिए 13 तारीख के बाद थोड़ा सा बेटर है भाग्य के लिए भी, खास करके एजुकेशन के लिए, आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आपकी संतान काफ़ी अच्छा कर सकती है। पर जो माताएं गर्भवती वगैरह हैं उनको 8 तारीख से कुछ दिन पहले, कुछ दिन बाद तक थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है इस माह पर। और जब आपका ग्रहण वगैरह होता है, ज़रूरत ना हो तो ज़रूरी नहीं है कि भाई धूप में जाए ही जाए, इस तरह का हम थोड़ा ख्याल रख सकते हैं, या फिर उस दिन थोड़ा सा रेस्ट किया जाए तो ठीक ही रहेगा। अब बढ़ जाते हैं वीडियो की समाप्ति के ऊपर। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। साथ में ही आपका कमेंट ज़रूर लिखिएगा। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।